वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की ये सीरीज़ चल रही है और इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जीएस के प्रश्नों पर। देखिए, यूपीपीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा में जो है एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पहला पेपर जीएस का होता है, उसमें 140 प्रश्न आते हैं और दूसरा पेपर हिंदी का होता है, बीच में 1-2 घंटे का गैप होता है, उसमें 60 प्रश्न आते हैं। ये 60 प्रश्न 60 अंकों के हैं और ये 140 प्रश्न जो है 140 अंकों के हैं। टोटल जो होता है वो 200 में से होता है, 1/3 की माइनस मार्किंग है और 200 में से ही जो है रिजल्ट बनता है। ठीक है, फिर जो प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाता है, फिर मुख्य परीक्षा होती है। इंटरव्यू उसमें होता नहीं है, जो पूरा दारोमदार है वो मेंस पेपर पर है, लेकिन उससे जो एक बड़ा पड़ाव है वो प्रारंभिक परीक्षा है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए टेस्ट नंबर 7 है। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की फुल पेड सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 7 या एग्ज़ाम तक जितने भी क्वेश्चन या टेस्ट होंगे, ठीक है, उन सब तक पहुँच सकते हो। तो पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश की संस्कृति से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सहारनपुर। कौन कौन से इसमें सही सुमेलित हैं, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया ही करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला होगा सहारनपुर और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। तो जहाँ जहाँ तीसरा चौथा है उसको एलिमिनेट करिए, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रतिभावान कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना के अंतर्गत, और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष यानी हर साल अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। ये दोनों बातें सत्य हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना के अंतर्गत या तहत या संदर्भ में, तो देखिए, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के अंतर्गत राज्य के प्रतिभावान कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हर साल अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे छोटा है, बताइए। अमरोहा या हापुड़? हापुड़ है। ठीक है, सबसे बड़ा पूछ ले तो लखीमपुर खीरी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। ठीक है, 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जबकि लखीमपुर खीरी जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से। 7680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नंबर 4 पर आ जाइए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब तक के लिए मान्य हैं? देखिए, 25-26 है तो 24-25 को तो एलिमिनेट कर ही दीजिए। ठीक है, 24-25 को हटा दीजिए। कब तक है ये? वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक। ठीक है, एन के सिंह का नाम याद रखिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो कुछ पूछना हो तो 15वें वित्त आयोग का गठन भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन के सिंह की अध्यक्षता में किया गया था और इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी। 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये हैं वेटलैंड और ये हैं जहाँ पर वो स्थित हैं स्थानीय राज्य। बाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात में, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य केरल और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। हैदरपुर वेटलैंड यूपी का है, उत्तर प्रदेश के कुल 10 हो गए हैं। ठीक है, रामसर साइट। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश सही है। बाधवाना आर्द्रभूमि ये गुजरात भी सही है। ये खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गलत है। ठीक है, खिजड़िया है गुजरात में, जहाँ पर है
बाधवाना। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है इनमें? कीथम झील, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, हैदरपुर वेटलैंड या सुंदरवन वेटलैंड? पश्चिम बंगाल का सुंदरवन वेटलैंड है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन वेटलैंड। नंबर 7 पर आ जाइए। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। तीन तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। देखिए, वर्ष 2021 में गुजरात में जामनगर के पास खिजड़िया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में वखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये बात बिल्कुल सत्य है। और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 10 रामसर स्थल। तो ये वाली बात भी सत्य है। और भारत में वर्तमान में पूरे भारत में देखा जाए तो 49 रामसर साइट हैं, ये भी सत्य है। तो ये तीनों की तीनों बातें एग्जैक्ट करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तराखंड, समरसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। कोई एक गलत है इसमें, वो कौन सा है? ये तीनों उत्तर प्रदेश हैं, तो क्या ये भी उत्तर प्रदेश होगा या नीचे वाले में से किसी में गलती है? ऊपर वाला भी उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है, सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में, ना कि उत्तराखंड में। इसके अलावा ठीक है, 4 तो ऊपर हो गए वो। अब देखिए 5वां सुर सरोवर या कीथम झील, ये भी उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर वेटलैंड, ये भी उत्तर प्रदेश में है। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो, ये भी उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ऊपरी गंगा नदी, ये भी उत्तर प्रदेश में। और सरसई नावर झील भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, काउंटिंग करोगे तो 10 होंगी ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्य हेतु सिफारिश करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? ये पॉलिटी का प्रश्न है और इसका उत्तर सभी को पता होगा। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्य हेतु सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता की समिति की स्थापना की गई। अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई और इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता पर सिफारिशें करना था। ठीक है, अब देखिए इसी समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों के शीर्षक के तहत संविधान में एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की थी, ताकि मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए। और समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने संविधान में एक अलग अनुच्छेद 51 का ए शामिल किया और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ठीक है 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए और 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में? 11 और 11 के 11 इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए हो या आरओ के लिए या यूपीएससी सिविल सेवा के लिए। अब इसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, एक भारतीय संविधान के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा नहीं है इसमें? संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, देश की रक्षा करना और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना। बताइए कौन सा नहीं है? देखिए, संविधान का पालन करने की बात की गई है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की बात की गई है, तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करने की बात की गई है, देश की रक्षा करने की बात की गई है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने की बात नहीं की गई है। तो इस लाइन की वजह से ठीक है ये गलत है, ये इतना सत्य है लेकिन ये कटेगा पूरा ही। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। 11 के 11 बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी 12 जून को एक पूछा गया था इससे सवाल और ये पूछे ही जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा इनको।
तो देश की रक्षा करना और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये मौलिक कर्तव्य नहीं है भारतीय संविधान के अंतर्गत। संविधान में जो उपबंधित मौलिक कर्तव्य हैं वो ये हैं, 1 से लेकर 11 तक इन सबको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब हिस्ट्री का प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 1707 में। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है उसका पुत्र बहादुर शाह उत्तराधिकारी बना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के पतन का कारण बना और भारत में अंग्रेजी हुकूमत को स्थापित करने का कारण सिद्ध हुआ? कौन था वो धोखेबाज? इनको तो हटा दीजिए दोनों को, ऊपर में से आंसर मीर जाफ़र, जो कि इसका पूर्व सेनापति था नवाब सिराजुद्दौला का। तो नवाब सिराजुद्दौला के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। नवाब के खिलाफ अंग्रेज़ों का मुख्य मोहरा नवाब का पूर्व सेनापति मीर जाफ़र बना और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अपने साथ कर लिया और यही मीर जाफ़र नवाब सिराजुद्दौला के पतन का कारण बना और अंग्रेज़ी हुकूमत को भारत में स्थापित करने का कारण सिद्ध हुआ। और बड़ा पूछा जाता है इसके बारे में एग्ज़ाम में। एक विटामिन है, ये विटामिन से संबंधित जितने भी रासायनिक नाम हैं उनकी कमी से होने वाले रोग, कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील नहीं है, यानी वो फैट सोलेबल होगा, मतलब वसा में घुलनशील होगा। इन सबको याद कर लीजिएगा, कई बार कराया है, याद रखिएगा। तो विटामिन से रिलेटेड ये केमिकल नेम है। रासायनिक नाम बता दीजिए। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखिए, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन है या कोबालामिन है, तो इसका होगा नहीं। के का फ्लोक्विनोन है। विटामिन ई का है ये टोकोफेरोल। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। B6 का पायरिडॉक्सिन है। सबसे चैलेंजिंग होते हैं बी वाली जो सीरीज़ है, ठीक है, एक जैसे लगते हैं, इनको याद रखिएगा। और के का जो है फ्लोक्विनोन भी है और ये भी है, और B12 का कोबालामिन आ जाए तब भी करेक्ट है, साइनो कोबालामिन आ जाए तब भी करेक्ट है, B6 का पायरिडॉक्सिन। नंबर 14 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। फिर नीदरलैंड के हेग में क्या है? ऑस्ट्रिया के वियना में क्या है? और स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में तो बहुत कुछ है। IAEA का ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है और हेग के नीदरलैंड में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। फिलहाल ये है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में। ठीक है, और ये तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में हो गया जो प्रश्न में था क्या वो? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर। इसके अलावा वियना के ऑस्ट्रिया में क्या है? वियना के ऑस्ट्रिया में है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का मुख्यालय। और स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में तो बहुत कुछ है। ठीक है, पेपर भर जाएगा हमारा लिखते लिखते। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय भी है, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। और क्या है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है यानी ILO है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है। ठीक है, अंकटाड है। और क्या क्या है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय भी स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में ही है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और क्या है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है। और क्या क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में ही है।
ज्योग्राफी का प्रश्न है, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम का दर्रा है, बड़ा पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट दर्रा है। तो नाथुला दर्रा जो है भारत चीन सीमा पर सिक्किम में स्थित है और भारत तिब्बत सीमा पर समुद्र तल से 14,400 फीट, ठीक है, ऊपर स्थित है ये नाथुला दर्रा, और ये देश के सबसे महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रों में से एक है। ज्योग्राफी का प्रश्न है अगला भी, उस तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है जो भूकंप को मापती है? क्या है? 0 से 10 है, ठीक है। तो देखिए, भूकंप की घटनाओं को या तो झटके की तीव्रता या तीव्रता के अनुसार मापा जाता है, और परिमाण पैमाने को रिक्टर पैमाने के रूप में जाना जाता है। यह परिमाण भूकंप के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा से संबंधित है। इसके परिमाण को जो है 1 से 10 की संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, तो वी आंसर करेक्ट है। देखिए, अभी हाल ही में स्टॉकहोम 50 का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? स्वीडन में किया गया। तो स्टॉकहोम 50 का आयोजन जो है स्वीडन के स्टॉकहोम में किया गया, और यह आयोजन मानव पर्यावरण पर वर्ष 1972 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया हाल ही में। ज्योग्राफी का प्रश्न है, दिफू दर्रा अवस्थित है कहाँ पर? देखिए, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा चैलेंजिंग टाइप का है, ठीक है। देशों का नाम पूछ लिया तो भारत तो सभी में कॉमन है, ठीक है। भारत 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 भारत। भारत चीन और भूटान की सीमा पर, भारत चीन बांग्लादेश की सीमा पर, भारत चीन नेपाल की सीमा पर, भारत चीन म्यांमार की सीमा पर। भारत चीन बांग्लादेश की सीमा पर नहीं है, भारत चीन भूटान की सीमा पर नहीं है। या तो ए है आंसर या बी है आंसर। क्या है आंसर? भारत चीन और म्यांमार की सीमा पर, ठीक है, यानी ए है आंसर। तो दिफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश में यह भारत चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास अवस्थित है। यह दर्रा भारत और म्यांमार के बीच एक छोटे मार्ग के रूप में अवस्थित है। नंबर 19 पर आ जाइए, चुंबी घाटी किन 3 देशों के मिलन बिंदु पर स्थित है? चुंबी घाटी स्थित है भारत, भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर, तो ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, भारत, भूटान और चीन। तो चुंबी घाटी 3 देशों भारत के सिक्किम, भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है, और इस घाटी का जो है भारत के लिए सामरिक महत्व है, या यह घाटी भारत के लिए सामरिक महत्व रखती है। देखिए, भारत चीन के मध्य विवाद के लिए जो चर्चा में रहने वाला डोकलाम है ना, वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क जो है किस देश ने लगाया? इनमें से किसने लगाया है? ये यूरोपियन यूनियन ने लगाया है, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो हाल ही में यूरोपीय संघ के देशों के द्वारा प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, वर्ष 2020 से यूरोपीय यूनियन स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और विद्युत के आयात पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लागत को लागू करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। और इस शुल्क को जो है लगाने का उद्देश्य क्या है? यूरोपीय उद्योग की रक्षा करना, क्योंकि यूरोपीय बाजार कमज़ोर पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में निर्मित सस्ते सामानों से भरा पड़ा है, इसलिए। तो यूरोपीय यूनियन का नाम याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, और आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके, समीक्षा अधिकारी की, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। धन्यवाद।